होता है वो हमारा दो पार्ट से मिलकर बनता है। मेन जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हम किस पार्ट को बोलेंगे? ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। मतलब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के उनको बोलते हैं हार्डवेयर। मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इनको बोलेंगे हम हार्डवेयर। जिनको हम टच कर पा रहे हैं अपने फिंगर से, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम हार्डवेयर। ये डेफिनेशन आप लोगों ने 4th 5th 6th 7 सब में पढ़ी होगी अगर आपके पास में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा होगा तो। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। मतलब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को बताते हैं वो किस तरीके से वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, उसको गाइड करते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, तो आई होप आप लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कोई भी डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो आपके 5 फंक्शन पे वर्क करता है। देखिए, ये जो 5 फंक्शन है इनको परफॉर्म करता है। कौन कौन से 5 फंक्शन है? पहले क्या करता है? डेटा लेता है एज अ इनपुट। मतलब जो भी यूजर उसको देगा उसको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है वो, और उसके बाद में उस डेटा को स्टोर करता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। देन उसको प्रोसेस करता है। वो जो डेटा जो भी यूजर ने दिया होगा उसको प्रोसेस करेगा एंड उसके बाद में फाइनली क्या करता है? जनरेट करता है एक आउटपुट, जो कि कहाँ पे डिस्प्ले होगा? आउटपुट डिवाइस पे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, आईपीओ साइकिल क्या होती है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे इनपुट यूनिट होती है जिसके के थ्रू क्या होता है? हम इनपुट देते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, वो इनपुट यूनिट में आ गया हमारे। फिर क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होता है? जहाँ पे कि हमारे जो डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सीपीयू। तो प्रोसेसिंग यूनिट होता है जहाँ पे कि हमारा डेटा प्रोसेस होता है। ओके, एंड इसके बाद में जो प्रोसेस डेटा होता है वो हमारा एज अ आउटपुट डिस्प्ले होता है आउटपुट यूनिट पे। जो भी आउटपुट यूनिट होगी वो आपको डिस्प्ले करेगी एज अ आउटपुट। ओके, तो आई होप आप लोगों को फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गए होंगे कि इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। मैंने आपको बता दिया आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। ओके ओके, तो अब इन सारी यूनिट को प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट यूनिट की। सो व्हाट इज इनपुट यूनिट? अ डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंटर टू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में एंटर करेंगे, जो आउटसाइड वर्ल्ड है वहां से हम कंप्यूटर के अंदर सेंड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या हो सकता है? आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं? जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे डेटा हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी डिवाइस को हम बोलेंगे इनपुट यूनिट। ओके, आई होप आप लोगों को इनपुट यूनिट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट क्या है? अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी आर मेड अवेलेबल आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। तो मतलब क्या है? सिंपल टर्म में आउटपुट यूनिट ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को। मतलब क्या है? जो भी हमें इनपुट दिया गया है उसको प्रोसेस करके जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले करने का काम होता है आउटपुट यूनिट का। मतलब जो भी आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है प्रोसेस होने के बाद में, उस रिजल्ट को आउटपुट की फॉर्म में जो है आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आउटपुट देने का काम करते हैं। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो आउटपुट जनरेट कर रही है वो पार्ट हो जाएगी आपके आउटपुट यूनिट का। ओके, तो आई होप आप लोगों को इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट समझ में आ गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट को, जो कि है हमारा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो व्हाट इज सीपीयू? CPU is a central processing unit. The CPU is the brain of computer where most calculation take place. In terms of computing power, the CPU is the most important element of the computer system. तो CPU क्या है? एक मेन प्रोसेसिंग यूनिट है आपके कंप्यूटर का, जो क्या है? एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वर्क करता है। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग होती है वो सारी CPU ही करता है। ओके, तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो CPU के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? देखिए, तो पहला पार्ट होता है ALU। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU क्या करता है? ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। तो CPU के अंदर जो ALU होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को करने के लिए। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो करेगा, और लॉजिकल मतलब जहाँ पे कंडीशंस लगी हुई हो उन कंडीशन वाली कैलकुलेशन को भी ALU ही करेगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है डेटा को कंट्रोल करने का। मतलब जो भी डेटा प्रोसेसर के पास में प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है तो उसको कंट्रोल करके रखेगा। मतलब डेटा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा, उसको गाइड करेगा, किस तरीके से वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, किस तरीके से वो मेमोरी में स्टोर होगा, उस सब पे कंट्रोल रखता है। ठीक है, इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट, तो इसका काम ही कंट्रोल करने का है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो कि है रजिस्टर या फिर आप मेमोरी यूनिट कह सकते हैं। तो रजिस्टर और मेमोरी यूनिट क्या है? CPU के अंदर रजिस्टर आर द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग डेटा दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। तो मतलब रजिस्टर एक ऐसा प्लेस है सीपीयू के अंदर जो क्या करता है, जो भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए आता है उसको टेम्परेली कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। मतलब जब तक उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी उस टाइम पे उस डेटा को होल्ड करके अपने पास रखता है, और जैसे उस डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है उस डेटा को रिलीज कर देता है स्टोरेज यूनिट के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये टेम्परेरी प्लेस है। ये मैं बहुत बार आपको एग्जांपल देके भी समझा चुका हूँ कि आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि मान लो आप एक शॉप पे गए हो कोई सामान लेने, तो उस शॉप पे जब जाओगे आप सामान लेने, तो वहां पे आप परमानेंटली तो रुकोगे नहीं, आप सिर्फ उतने टाइम के ही लिए रुकोगे, ठीक है, जितनी देर वो सामान निकाल के देगा। मतलब जो सामान निकालने का और आपके पैसे देने का प्रोसेस है वो उतने टाइम ही आप वहां रुकेंगे। जैसे ही वो सामान दे देगा, जैसे आप उसे पैसे दे देंगे, उसके बाद में आप वहां चले जाएंगे। परमानेंटली आप वहां पे नहीं रुक रहे हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए रुक रहे हैं। तो जो टेम्परेरी प्लेस है उस जगह पे, वो शॉप के पास में जो टेम्परेरी प्लेस है, या फिर हो सकता है दुकान में ही कोई प्लेस हो जहाँ पे कि आप खड़े हुए हो, तो वो एरिया जो है वो टेम्परेरी एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कि आप कुछ टाइम के लिए रुके हुए हैं। जितनी देर का आपका काम है उतनी देर ही आप वहां पर रुके हुए हैं। जैसे आपका काम हो जाएगा आप वहां से चले जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, मतलब एक छोटा सा मेमोरी यूनिट होता है जहाँ पे क्या होता है वो डेटा स्टोर होता है जो भी प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास आता है। तो ये डिस्कस कर लिया हमने सीपीयू को। आई होप आप लोगों को सीपीयू समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं किस तरीके से डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। मतलब जो डिजिटल डेटा है वो किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसकी फॉर्म क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उस डेटा को मेजर किस तरीके से करते हैं हम। ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं। जिस तरीके से आपके वेट को मेजर करने के लिए वेट की यूनिट होती है, लिक्विड को मेजर करने के लिए लिक्विड की यूनिट होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में डेटा को मेजर करने के लिए यूनिट होती है। ठीक है, तो क्या क्या यूनिट है देख लेते हैं उनको। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है हमारी बिट, जिसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। सिंगल बाइनरी डिजिट जो होगी उसे बोलेंगे हम बिट। वो 0 हो सकती है या फिर वो 1 हो सकती है। आप लोगों को पता ही है बाइनरी में 0 और 1 दो डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो 0 होगी या 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे बिट। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है निबल। तो 1 नंबर इक्विवेलेंट होती है 4 बिट्स के। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है बाइट। तो 1 बाइट में जो होते हैं आपके 8 बिट होते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट केबी है। 1 केबी इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स। फिर नेक्स्ट है एमबी। 1 एमबी इक्विवेलेंट टू 1024 केबी। एंड देन नेक्स्ट इज जीबी। 1 जीबी इक्विवेलेंट टू 1024 एमबी। 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। इस तरीके से आगे का प्रोसेस चलता रहता है। फिर आपका टीबी है टेराबाइट। ठीक है, 1 टीबी 1024 जीबी होते हैं। फिर पीबी होता है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1024 टेराबाइट। एंड नेक्स्ट इज एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1024 पीबी। एंड देन नेक्स्ट इज जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट इक्विवेलेंट टू 1024 ईबी, मतलब एक्साबाइट के बराबर होता है। और जो लास्ट लार्जेस्ट यूनिट है दैट इज योटाबाइट। ठीक है, तो 1 योटाबाइट इक्विवेलेंट होती है 1024 जेटाबाइट। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट यूनिट हो गई। तो बिट जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट हो गई, एंड योटाबाइट जो है वो हमारी लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट हो गई। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये मेजरमेंट यूनिट समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है और उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की और उसके टाइप्स की। ठीक है Guys, 1 week का trek to this waterfall. Looks amazing, हाँ? विदाउट इंटरनेट नहीं आ गाइस, मैं बस 1 डे ट्रिप ही मारूंगा। प्रीमियम मिनी किट नहीं, डेली प्लान के साथ अपनी म्यूजिक डाउनलोड करके ले आऊंगा। Guys, remember Ahana? ये भी हमारे साथ चल रही है। Hi. Yeah, I love waterfalls. मी टू। अरे बढ़िया म्यूजिक भी तो लाऊंगा ना। वीकली प्लान भी तो है। नए Spotify प्रीमियम मिनी प्लान्स, डेली ₹7 एंड वीकली ₹25। सुनिए सॉन्ग्स ऑन मोबाइल डाउनलोड करके। गेट Spotify प्रीमियम नाउ। तो जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग की मेमोरी होती है, मतलब सारी चीज़ें हम अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। मतलब जो भी इंसिडेंट हमारी लाइफ में हुए होते हैं वो सारे हम अपने मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, और उन मेमोरीज को हम एक्सेस कर लेते हैं जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है, हमें कोई एक्शन लेना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उन मेमोरीज को रिकॉल कर लेते हैं, मतलब उन मेमोरीज को याद कर लेते हैं, जिससे कि हम कोई डिसीजन ले पाएं कि हमारे साथ में क्या हुआ था इस सिचुएशन में, कि हमारे साथ में क्या कंडीशन थी उस टाइम में, तो हमने क्या एक्शन लिया था, तो उसका क्या रिजल्ट मिला था। तो वो सारी मेमोरी हम रिकॉल करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेते हैं। ओके, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, तो हम क्या करते हैं उनके नोट्स बना लेते हैं जिससे कि हम उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएं। ओके, तो सिमिलरली कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है जहाँ पे कि सारा डेटा स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो दोनों मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी को। सो व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी memory before processing. The CPU interacts directly with the primary memory to perform read or write operation. It is also a 2 type, RAM random access memory and second one is ROM read only memory.
तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, मतलब ये मेमोरी जरूरी है, ये होनी ही चाहिए आपके कंप्यूटर में। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। तो इस मेमोरी में क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम पहले मेन मेमोरी में ही जाता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग के लिए आता है सीपीयू के पास में। तो इसीलिए सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी से, मतलब प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू का डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, जिससे कि वो रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है, जहाँ पे कि सारे प्रोग्राम में डेटा लोड होते हैं प्रोसेसिंग से पहले। ओके, एंड प्राइमरी मेमोरी के भी 2 टाइप होते हैं, रैम एंड रोम। ओके, तो रैम एंड रोम को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले बात करते हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या होती है, मैं इसको आपको शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो रैम जो वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, इसमें डेटा जो है वो टेम्परेली स्टोर होता है, परमानेंट नहीं होता है, और ये डेटा को तब तक ही होल्ड करके रखती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा, यहाँ से डेटा हट जाता है, मतलब करंटली ओपन एप्लीकेशन जितने भी होते हैं वो सब आपके रैम पे लोड होते हैं। जब भी आप कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं तो जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो सारे कहाँ पे लोड होते हैं, वो सारे लोड होते हैं आपके रैम पे। तो मतलब जितने भी करंटली ओपन एप्लीकेशन होते हैं वो सब हमारे रैम पे लोड होते हैं। इवन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होती है, जब वो वर्किंग पोजीशन में होती है तो वो भी आपके रैम पे ही वर्क कर रही होती है। और जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं या फिर आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, रैम पे से सारा डेटा हट जाता है, मतलब वहाँ पे स्टोर नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी ये मेरा कंप्यूटर चल रहा है, तो इसमें देखिए जो प्रेजेंटेशन ओपन है और रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन मैंने ऑन कर रखा है, तो ये सब कहाँ पे लोड है, ये भी रैम पे लोड है। अगर मेरा पीसी इस टाइम बंद हो जाता है तो ये सारा डेटा वहाँ से हट जाएगा। तो रैम क्या करती है, आपके डेटा को टेम्परेली स्टोर करती है जिस टाइम पे आपका कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन में होता है। ओके, आई होप आपको रैम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। मतलब कंटेंट जो है, अगर आपकी पावर सप्लाई भी चली जाती है, कोई कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, तब भी वो कंटेंट इरेज नहीं होगा, इसमें जो डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा। ठीक है, तो रोम जो होती है कंप्यूटर के अंदर एक तरीके से चिप होती हैं, जिनको कि प्रोग्राम किया जाता है। जब कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है उसी टाइम पे उनको प्रोग्राम कर दिया जाता है, और उसमें कंप्यूटर की वर्किंग से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करेगा। अगर उसमें विंडो इंस्टॉल की जाएगी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, तो वो किस तरीके से लोड होगा, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन रहते हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रहते हैं। मैन्युफैक्चरर कंपनी का भी लोगो हो सकता है। जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जिस कंपनी का आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा तो उस कंपनी का लोगो आता है, तो वो भी कहाँ पे होता है, वो रोम के अंदर ही इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, जब रोम को प्रोग्राम किया जाता है तो उसके अंदर वो डाल दिया जाता है, और रोम को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ओके, आई होप आप लोगों को रोम भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं एक और मेमोरी की, जो कि होती है हमारी कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी देखिए क्या होती है। तो रैम जो होती है हमारी वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड